अभ्यास का अभ्यास अद्भुत परिणामों की गारंटी देता है। जीत का रहस्य और आत्मविश्वास की उत्पत्ति अभ्यास में ही निहित होते हैं। तो चलिए चलते हैं अभ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता की ओर। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की पेशकश करंट अफेयर यूपीएससी से संबंधित इस सीरीज में आपका स्वागत है, जिसका नाम है टारगेट यूपीएससी करंट अफेयर 2024 प्रीलिम्स के इस खंड में कला और संस्कृति से संबंधित हम बातें करेंगे और कला और संस्कृति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम इन खंडों के माध्यम से आपके सामने खंडवार रख रहे हैं। आज का हमारा यह वीडियो इस संदर्भ से रिलेटेड ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले की वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के इस सफर को, जो कि कला और संस्कृति के अद्यतन प्रश्नों से संबंधित हैं। आज हमारा पहला संदर्भ है कोणार्क का सूर्य मंदिर। हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। आपको पता है कि भारत में G20 की जो बैठक है वो जब आयोजित की गई, G20 का जो शिखर सम्मेलन है वो आयोजित किया गया। इस दौरान कोणार्क के सूर्य मंदिर की एक आकृति को एक दीवार पर दर्शाया गया। वो कौन सी आकृति थी? तो आप देख सकते हैं कि कोणार्क में मंदिर में जो कोणार्क चक्र की ये संरचना है, इसको एक दीवार पर दर्शाया गया। इस वजह से कोणार्क का सूर्य मंदिर एक सुर्खियों में एक बार फिर से आ जाता है। तो आइए जानते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर क्या है। तो आप देखते हैं या जानते हैं कि उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में समुद्र तट पर स्थित कोणार्क में ये 13वीं सदी का सूर्य मंदिर है, अर्थात इसका निर्माण जो है वो 13वीं सदी में हुआ था। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो 1250 ईसा पूर्व में गंग वंश के एक शासक थे, जिसको पूर्वी गंग राजवंश के नाम से जाना जाता है। नरसिम्हदेव प्रथम ने इस कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था और शिखर सम्मेलन जिस स्थान पर हुआ था उस स्थान पर कोणार्क के सूर्य मंदिर के इसी चक्र को एक दीवार पर दर्शाया गया था। इस वजह से ये सुर्खियों में आया है। दरअसल ये पूरा का पूरा जो मंदिर है वो भगवान सूर्य को समर्पित है। आप यहां देख सकते हैं और 100 फुट ऊंचे स्थान पर 100 फुट ऊंचा जो वेदी की संरचना है उस पर इसका निर्माण किया गया है। और इसकी आकृति जो है एक रथ के जैसी है, रथ के प्रकार से इसको बनाया गया है। और पूरा का पूरा यह मंदिर पत्थर से निर्मित है। इसमें विशाल चक्र और घोड़े बनाए गए हैं, ठीक वैसे ही जो रथों को खींचने के लिए घोड़े होते हैं वो संरचना इसमें दर्शाई गई है। इसको साथ ही इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको मान्यता दी गई है और साथ ही एक प्रसिद्ध हिंदुओं के तीर्थस्थल के रूप में भी इसको जाना जाता है। 10 रुपए के नोट के पीछे की तरफ भी इसको दर्शाया गया है इस मंदिर को। ये इसके महत्व को इंगित करता है। साथ ही अगर बात करें तो 1676 ईस्वी की शुरुआत में जो यूरोपीय नाविक आए थे वो इसको एक विशेष नाम से संबोधित करते थे। उसका नाम होता था ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसको काले पत्थरों से इसका जो निर्माण है उसके कारण ये इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से 1676 के शुरुआत में जो यूरोपीय यात्री आए थे वो संबोधित करते थे। काले पत्थरों से निर्माण के कारण ये काला दिखाई भी पड़ता है, इस वजह से ऐसा उनके द्वारा कहा गया। इसी प्रकार अगर आप बात करें कि व्हाइट पैगोडा किस मंदिर को कहा गया, तो पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है उसको व्हाइट पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अन्य जानकारी आपके लिए है। मंदिर की क्या विशेषताएं हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है कि ये घोड़ा है, ये पीछे एक रथ को खींच रहा है, ये रथ के चक्र हैं और इसी चक्र को उठा के उस दीवार पर प्रदर्शित किया गया जिस स्थल पर G20 का सम्मेलन हो रहा था। ये मंदिर बेसिकली सूर्य देव के रथ का प्रतिनिधित्व करता है और साथ ही इसमें 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए 12 जोड़े चक्र को दर्शाया गया है, अर्थात 7 घोड़े हैं और 12 जोड़े चक्र हैं, इसको दर्शाया गया है। और पूरे आकाश में ये किस चीज को डिनोट करता है? तो पूरे आकाश में इसकी गति को दर्शाते हैं। इसमें जो 24 चक्र हैं, ये जो चक्र हैं इनमें जो 24 तीलियां हैं, ऐसा माना जाता है कि समय का ये भान कराती हैं। 24 घंटों का ये प्रतीक है। और चक्र जो है वो धूप घड़ी का भी, ऐसा कहा जाता है कि धूप घड़ी के रूप में भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो तीलियां हैं उसके द्वारा डाली गई जो छाया है वो दिन के समय का संकेत देती है, अर्थात इन तीलियों से जो छाया पड़ती है वो समय को भी डिनोट करती है। तो इस प्रकार से कुछ इसका निर्माण किया गया है। ये मंदिर की कुछ विशेषताएं हैं। मंदिर में देखिए कई विशिष्ट और सुव्यवस्थित जो है 3 डायमेंशनल आकृतियां हैं, त्रिविमीय इकाइयां हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसमें विमान है, शिखर है, जिसको रेखा देउल के नाम से जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में ये ढहा दिया गया था, ऐसा माना जाता है। जो ये संरचना है इसको आप देख रहे हैं। इसके बाद दूसरा जो पूर्व की ओर जो संरचना आपको ये दूसरी वाली दिखाई दे रही है, ये जगमोहना है, इसको जगमोहन के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली दर्शक कक्ष था या एक ऐसा मंडप था जहां पर लोग बैठते थे और अपने पिरामिड नुमा आकृति के साथ ये एक प्रभावी संरचना है। फिलहाल थोड़ी सी ये क्षतिग्रस्त है। पूर्व की ओर आप देखेंगे तो सुदूर में नट मंदिर ये दिखाई देगा। ये वाली संरचना आपको
और ये एक प्रकार का नृत्य कक्ष है, यहाँ पर नृत्य वगैरह का आयोजन होता था, जो अब बिना छत के हैं, अर्थात इसकी छत अब क्षतिग्रस्त हो चुकी है और ऊंचे मंच पर इसको स्थापित किया गया था। तो देउल, जगमोहना और ये नट मंदिर, ये तीन मुख्य इसकी संरचनाएं हैं जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा 64 योगिनी, 64 योगिनी क्यों चर्चा में रहा, तो आप देखिए ऐसा माना जाता है कि जो पुराना भारतीय संसद भवन है, जो इससे पहले संसद भवन था, वो उसकी जो आकृति है वो 64 योगिनी मंदिर से काफी प्रेरित थी, इसलिए भी 64 योगिनी चर्चा में रहा है। 64 योगिनी मंदिर क्या है तो इसके बारे में जान लें। तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में स्थित है और मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है। मुरैना जिले के मितौली गांव में यह मंदिर स्थित है, जिसे 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण कच्छप घात वंश के राजा देवपाल के द्वारा कराया गया था। और क्यों कराया गया था? तो यह सूर्य के पारगमन के आधार पर ज्योतिष और गणित में शिक्षा प्रदान करने का स्थान था, अर्थात सूर्य की गतियों के आधार पर, जो सूर्य की गति होती है उसके आधार पर ज्योतिष की शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाती थी। और यह मंदिर जो है वो गोलाकार है और इसी की आकृति से प्रेरित होकर ऐसा लगता है कि जो भारत का संसद भवन था पुराना वाला, उसकी डिजाइनिंग की गई थी। तो 64 योगिनी मंदिर ये आप चित्र में देख सकते हैं। इस प्रकार की संरचना आपको पुराने संसद भवन में दिखती रही होगी। अब बात करें तो इसमें 64 कक्ष हैं। कितने कक्ष हैं? 64 कक्ष हैं, जो कि 64 योगिनियों को समर्पित थे और केंद्रीय जो मंदिर था वो भगवान शिव को समर्पित था। तो इस प्रकार इस पूरे मंदिर में जो 64 कक्ष हैं वो अलग अलग 64 योगिनियों को समर्पित हैं। पुराने संसद भवन के अगर इतिहास पर एक नजर डालें तो आपको बता दें कि जो पुराना संसद भवन था वो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ये दो लोगों ने मिलकर उसको डिजाइन किया था। बेसिकली एडविन लुटियंस का नाम आपने सुना होगा बार बार, हर्बर्ट बेकर का नाम आपने कम सुना होगा। इसके निर्माण की बात करें तो 1921 में और 1927 के बीच में इसका निर्माण हुआ। आधारशिला 1921 में रख दी गई थी। HRH प्रिंस आर्थर ड्यूक ऑफ कैनाट और स्ट्रेथन के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। और जब उद्घाटन हुआ था तो लॉर्ड इरविन, जो कि तत्कालीन उस समय वायसराय थे, लॉर्ड इरविन ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट के रूप में इसका उद्घाटन किया था। तो ये आप याद रखेंगे। कुछ ऐसे तथ्य हैं इसके संबंध में। मेरी माटी मेरा देश अभियान हाल ही में चर्चा में रहा। क्यों रहा, इसको देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने आजादी के 75 वर्ष के बाद आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। इस कार्यक्रम के तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान नाम का एक अभियान चलाया गया। इसमें क्या अभियान था? तो इस अभियान में मुख्य रूप से बात यह थी कि विभिन्न क्षेत्रों से, देश के विभिन्न कोनों कोनों से मिट्टी को मंगाया गया। वो कई स्तर पर मिट्टी मंगाई गई और दिल्ली में जो कर्तव्य पथ है उसके किनारे एक अमृत वाटिका बनाई जा रही है। उस अमृत वाटिका उद्यान को विकसित किया जाएगा। और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो किस लेवल से किस लेवल तक है? तो पंचायत भी इन्वॉल्व है, गांव इन्वॉल्व है और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर तक इसका इन्वॉल्वमेंट है। अर्थात कोने कोने से मिट्टी लाई जाएगी। वहां पर कर्तव्य पथ के बगल में अमृत वाटिका उद्यान का निर्माण होगा। और इसमें क्या होगा? तो इसमें जो भारत के लिए रक्षार्थ जो हमारे जवान लड़ते लड़ते शहीद हो गए, बलिदान दे दिया जिन्होंने अपना, उस सर्वोच्च बलिदान को याद करने के लिए उन बहादुरों के नाम के साथ साथ यहाँ पर स्मारक पट्टिका बनाई जाएगी। स्मारक पट्टिका जिसको शिला फलकम कहा जाएगा। और इस स्मारक पट्टिका को स्थापित करने के साथ साथ उनके बलिदान को एक प्रकार से सम्मानित किया जाएगा, उनकी स्मृति में इसको स्थापित किया जाएगा। और देश के प्रति यहाँ पर जो पर्यटक जाएंगे, जो लोग जाएंगे, वो अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करेंगे यहाँ जाकर। और यहाँ पर अपने देश की रक्षा के लिए एक प्रतिज्ञा लिया जाएगा इनकी स्मृतियों को ध्यान में रखते हुए। साथ ही वसुधा वंदन के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत या गांव में जो देशी प्रजाति के वृक्ष हैं उन 75 वृक्षों को लगाने की भी योजना है। उसके पौधे लगाए जाएंगे और जो कि भविष्य में वृक्ष में कन्वर्ट होंगे। साथ ही स्वतंत्रता सेनानी और जो दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके परिवारों को सम्मानित करने के लिए वीरों का वंदन कार्यक्रम भी इस पूरे अभियान के दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान संचालित किया जाएगा। तो ये था आपका अभियान। भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल शांति निकेतन। अब ये चर्चा में क्यों है? जैसा कि आपको शीर्षक से ही क्लियर हो गया होगा कि भारत का 41वां, इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया शांति निकेतन को, इसलिए यह चर्चा में रहा। तो किसके द्वारा किया गया? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित हुआ है, तो यूनेस्को के द्वारा किया गया है। कहां पर इसकी अवस्थिति है? तो पश्चिम बंगाल में इसकी अवस्थिति है, वीरभूम जिले में इसकी अवस्थिति है। इसके साथ ही यह भारत का चौथा स्थान है जो शामिल हुआ है, तो 41वां स्थान है जो विश्व धरोहर स्थल बन गया है। शांति निकेतन की लोकप्रियता के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वास्तव में यहाँ पर 1862 में रविंद्रनाथ टैगोर के जो पिताजी थे देवेंद्रनाथ टैगोर, वो इस स्थान पर जाते हैं और यहाँ के प्राकृतिक दृश्य से काफी प्रभावित होते हैं। उसके बाद यहाँ
का अवलोकन करने के बाद शांति निकेतन नाम के एक घर का निर्माण वो यहाँ पर कराते हैं, और उस घर के निर्माण के साथ साथ यहाँ पर एक आश्रम स्थापित करते हैं, क्योंकि यहाँ का आसपास का वातावरण बहुत सुरम्य था। और बाद में उन्होंने निर्णय लिया कि यहाँ का जो आश्रम है वो शांति के निवास, मतलब काफी शांत वातावरण था, शांति के निवास के रूप में वो जाना गया धीरे धीरे। आगे चल के क्या हुआ कि यह क्षेत्र, जिसको मूल रूप से भूपडंगा कहा जाता था, भूपडंगा मुख्य रूप से इस क्षेत्र को कहा जाता था, और शांति निकेतन वहां पर बना हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी के द्वारा बनवाया गया एक घर था। लेकिन इस अनुकूल वातावरण के कारण क्या हुआ, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसका नाम बदलकर शांति निकेतन रख दिया गया था। मूल नाम इसका क्या था, भूपडांगा इस स्थान को कहा जाता था। अब 1901 में जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर एक ब्रह्मचर्य आश्रम, एक मॉडल तैयार किया के आधार पर, ब्रह्मचर्य आश्रम के मॉडल के आधार पर यहाँ पर एक विद्यालय की स्थापना की, और वही विद्यालय जो है आगे चलकर विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, जिसको आप सभी जानते हैं। तो ये इसकी कहानी है, ये चित्र में आप देख सकते हैं। इसको ही 41वें स्थल के रूप में सम्मिलित किया गया। अब अगला जो है स्थान, होयसल मंदिर। होयसल मंदिर को भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल चुना गया। ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसको 42वां स्थान के रूप में मान्यता मिली है। अब देखिए ये कहां पर स्थिति है, तो कर्नाटक के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुर के प्रसिद्ध होयसल मंदिर समूह हैं। बेसिकली यहाँ पर मंदिरों का एक समूह है जो कि इन स्थानों पर स्थित हैं। उस समूह को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ दिया गया है, इस कारण यह चर्चा में है, और 42वें स्थान के रूप में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का प्रतीक ये बनकर उभरे हैं। इसमें देखिए होयसल मंदिर के बारे में थोड़ा सा तथ्य देख लें, वो कौन से मंदिर हैं। तो बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर है, पहला ये है, आप इसका चित्र यहाँ देख सकते हैं। इसका निर्माण कौन कराया था चेन्ना केशव, तो होयसल राजा विष्णुवर्धन ने इसका निर्माण कराया था 1116 ईस्वी में, और चोलों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था, चेन्ना केशव मंदिर, जो कि विष्णुवर्धन के द्वारा बनवाया गया। बेसिकली चोलों पर जब इन्होंने विजय प्राप्त की तो उसी के उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया गया था। बेलूर जिले पुराने समय में बेलूपिरी, बेलूर और बेलापुर के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलग अलग नाम है, बेलूपुरी भी कहा जाता था, बेलूर भी कहा जाता था, बेलापुर भी कहा जाता था। बेसिकली ये एक नदी के किनारे है, जिस नदी का नाम है यागची नदी। आप देख सकते हैं यागची नदी के तट पर यह स्थित है, और होयसल साम्राज्य की जो राजधानी है उनमें से ये एक था। होयसल साम्राज्य की राजधानियां बदलती रहीं, तो उनमें से एक बेलूर भी था। ये मंदिर जो है वो तारे के आकार का मंदिर था, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, और बेलूर में मंदिर परिसर में यह मुख्य मंदिर है, जिस मंदिर की चर्चा हमने पहले की। दूसरे मंदिर की चर्चा हम कर रहे हैं, वो है हलेबीड में होयसलेश्वर मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर की अगर बात करें तो दो मंदिर हैं इसमें, आप देख सकते हैं होयसलेश्वर मंदिर में दो मंदिर हैं, और ये मंदिर संभवतः होयसलों द्वारा निर्मित सबसे बड़ा शिव मंदिर भी है। यहां भी मूर्तियां शिव के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ रामायण, महाभारत और भागवत पुराण के दृश्यों को दर्शाती हैं, अर्थात यहाँ जो मूर्तियां हैं उसमें रामायण, महाभारत और इन विभिन्न आख्यानों को दर्शाने का यहाँ पर काम किया गया है। सोमनाथपुर का केशव मंदिर तीसरा मंदिर है। इन सारे मंदिर समूहों को मिला के यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में सम्मिलित किया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये सोमनाथपुर का जो तीसरा केशव मंदिर है, इसकी अगर बात करें तो यह सुंदर त्रिकुटा मंदिर है, जो भगवान कृष्ण के तीन रूपों जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल को समर्पित है, अर्थात कृष्ण के तीन रूपों को समर्पित है सोमनाथपुर का केशव मंदिर। तो ये आप याद रखेंगे। यहां पर केशव की जो मूर्ति है वो हालांकि गायब है, जनार्दन और वेणुगोपाल की मूर्तियां अभी क्षतिग्रस्त अवस्था में है, लेकिन फिलहाल अब जब यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया है, तो शायद हम उम्मीद करते हैं कि अब इसका संरक्षण ठीक प्रकार से हो पाएगा। होयसल वास्तुकला के विषय में अगर हम देखें तो यह मंदिर 12वीं और 13वीं सदी में शताब्दी ईस्वी के दौरान बनाए गए थे, जो होयसल साम्राज्य की अद्वितीय वास्तुकला और कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। तीनों जो होयसल मंदिर है, यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, फिलहाल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा संरक्षित किए जा रहे थे, लेकिन अब वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करने के बाद इनकी महत्ता थोड़ी और बढ़ जाएगी। मध्य भारत में प्रचलित जो भूमिजा शैली है, अगर इनके आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो मध्य भारत में जो शैली प्रचलित है भूमिजा शैली, इसके साथ पश्चिमी भारत की नागर परंपरा जो नागर शैली है, और कल्याणी के चालुक्यों द्वारा समर्थित जो द्रविड़ शैली है, कर्नाटक की द्रविड़ शैली है। बेसिकली ये इन शैलियों का मिश्रण यहां पर हमको दिखाई देता है पूरे के पूरे इस परिसर में। और आप देखेंगे तो कहीं कहीं यहां पर हाइब्रिड या बेसर शैली भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जब होयसल मंदिरों में पैच
क्योंकि आप देखेंगे कि इनकी शैलियों में न तो पूरी तरह से द्रविड़ शैली की विशेषता है और न तो पूरी तरह से नागर शैली की विशेषता है, और जहां भी द्रविड़ और नागर शैली का मिश्रण दिखाई देगा तो उसको हाइब्रिड या वेसर शैली के नाम से जाना जाता है। अगला है होयसल राजवंश। तो होयसल राजवंश के विषय में कुछ तथ्य हम देख लें। होयसलों ने बेसिकली 3 शताब्दियों से अधिक समय तक कर्नाटक और तमिलनाडु इन क्षेत्रों पर शासन किया था, और आप देखेंगे कि यहाँ का क्षेत्र जो है जिस पर इन्होंने शासन किया था, वहां पर जो पहले राजा थे वो द्वार समुद्र या दोरा समुद्र कहा जाता था, वर्तमान हलेबिड जहां पर स्थित है उसके उत्तर पश्चिम की पहाड़ियों से आए थे, और यहां पर लगभग 1060 ईस्वी में उनकी राजधानी ये स्थान बना था, अर्थात होयसल इनकी राजधानी बनी थी। यहाँ पर शासन करने वालों की अगर बात करें तो कल्याण के चालुक्यों के सामंत थे ये लोग, जो लोग यहाँ पर आकर शासन करना शुरू किए। शुरू में ये सामंत थे, बाद में शासक बनते हैं, जिन्हें पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य भी कहा जाता है। क्योंकि ये कल्याण के जो चालुक्य हैं उनके सामंत थे, इसलिए इनको पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। इस राजवंश के कुछ उल्लेखनीय शासकों की अगर बात करेंगे तो विष्णुवर्धन, वीर बल्लाल द्वितीय और वीर बल्लाल तृतीय जो हैं ये इसके कुछ महत्वपूर्ण शासक थे। अब बात करते हैं आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की। ये चर्चा में क्यों रही? तो आप जानते हैं कि आदि शंकराचार्य की प्रतिमा हाल ही में स्थापित की गई मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खंडवा जिले में ओंकारेश्वर में मांधाता पर्वत है, ओंकारेश्वर मांधाता पर्वत पर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया, और इसको स्टैचू ऑफ वननेस कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे इसके अनावरण के साथ इसकी काफी चर्चा हुई। बेसिकली शंकराचार्य अपने अद्वैतवाद के लिए जाने जाते हैं, अपना इन्होंने जो दार्शनिक सिद्धांत दिया था उसको अद्वैतवाद कहा जाता था। अब मांधाता पर्वत की अगर बात करें तो मांधाता द्वीप बेसिकली जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। और जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से अगर देखेंगे आप तो जो ओंकारेश्वर और अमरेश्वर, ये दो इसी द्वीप के दक्षिण की ओर ओंकारेश्वर है और दूसरा अमरेश्वर है, तो दोनों यहीं पर स्थित हैं। और इस द्वीप पर 14वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान शैव, वैष्णव और जैन मंदिर हैं। तो ये इस द्वीप की कुछ विशेषता थी, और यहीं पर स्थापित किया गया है स्टैचू ऑफ वननेस को, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा को। इस वजह से यह चर्चा में है। ओंकारेश्वर द्वीप के आकार, जो ओंकारेश्वर नाम है उस द्वीप के आकार के कारण ओंकारेश्वर पड़ा है, क्योंकि इस द्वीप के जब आकार को आप देखेंगे तो ओम जिस तरीके से लिखा जाता है उसी आकार का यह द्वीप है, इसलिए इसको ओंकारेश्वर द्वीप कहा जाता है। ठीक उसी तरह से इसकी आकृति है, जैसे कि ओम लिखने पर आकृति बनती है, तो कुछ इसी प्रकार से इसकी आकृति है, इस कारण इसका ओंकारेश्वर नाम पड़ा। आदि शंकराचार्य की अगर बात करें तो आदि शंकराचार्य 788 से 820 ईसा पूर्व तक, काफी कम समय तक ये जीवित रहे, लेकिन इनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली। यहाँ इनका ये समय था, केरल के कोच्चि के पास कलाडी में इनका जन्म हुआ था, और 33 वर्ष की आयु में ही, केवल मात्र 33 ईयर्स के जब वो थे, तो केदार तीर्थ पर इन्होंने समाधि ले ली थी। इतने कम अल्पायु में इतना ज्ञानार्जन किया इन्होंने, इसलिए इनकी ख्याति है। ये एक युवा भिक्षु के रूप में ओंकारेश्वर पहुंचे थे, ऐसी मान्यता है, जहां उनकी भेंट अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से हुई थी। ये माना जाता है कि इसी स्थान पर ओंकारेश्वर में ही अपने गुरु भगवत पाद से आदि शंकराचार्य जो है उनकी मुलाकात हुई थी। 4 वर्षों तक इस पवित्र शहर में वो रुके भी थे और यहाँ पर शिक्षा भी प्राप्त की थी, और 12 वर्ष की उम्र में ओंकारेश्वर इन्होंने छोड़ दिया और पूरे देश की यात्रा पर निकल पड़े। आज 12 वर्ष की उम्र में बच्चे क्या करते हैं, और तब 12 वर्ष की उम्र में अगर वो यात्रा पर निकल पड़ते हैं तो उनके बौद्धिक स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है। अद्वैत वेदांत दर्शन की शिक्षाओं का प्रसार किया, और साथ ही उन्होंने अद्वैत सिद्धांत, जिसको अद्वैतवाद के नाम से हम जानते हैं, उसका प्रतिपादन किया। तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं थी इसके बारे में। इनके प्रमुख शास्त्रों की अगर बात करें तो ब्रह्मसूत्र भाष्य, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, भज गोविंद स्तोत्रम, निर्माण सट कंपरा और कर्ण ग्रंथ, ये इनके द्वारा लिखे गए कुछ शास्त्र हैं। अद्वैतवादी ब्राह्मण को व्यक्तित्व और अनुभवजन्य बहलता से परे समझते हैं। ये इनके बारे में कुछ है कि इन्होंने वेदांत के बारे में क्या बताया, आत्मा शुद्ध अनैच्छिक चेतना अवस्था में होती है। ये इनकी कुछ दार्शनिक बातें हैं जो इन्होंने की। अद्वैत को कहा कि एक क्षण रहित और अनंत अस्तित्ववादी है तथा संख्यात्मक रूप से ब्रह्म के समान है। खैर ये इनके दर्शन का पक्ष है, उसमें हमको बहुत गहराई से नहीं जाना है। अब हम बात करेंगे रानी दुर्गावती की। रानी दुर्गावती की चर्चा क्यों हुई? तो हाल ही में रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाई गई। ये 16वीं शताब्दी की रानी थी और इनकी 500वीं जयंती मनाई गई, इस वजह से यह चर्चा में है। रानी दुर्गावती की अगर बात करें तो 1524 में महोबा के चंदेल राजवंश में इनका जन्म हुआ था, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के पास इसकी अवस्थिति है। यहां पर इनका जन्म हुआ, और रानी दुर्गावती को इसलिए जाना जाता है क्योंकि
भारत के स्वाधीनता की प्रतीक इनको माना जाता है। ये चंदेल वंश से संबंधित थी। चंदेल वंश, जैसा कि खजुराहो में जो मंदिरों की श्रृंखला है उसके लिए चंदेल वंश को श्रेय दिया जाता है, इस वजह से जाना जाता है। इनका विवाह जो हुआ था वो गोंड राजा, गोंड जो ट्राइब है उसके राजा संग्राम शाह के बेटे दलपत शाह से इनका विवाह हुआ था। 1550 में जब इनके पति की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद इन्होंने स्वयं शासन किया और ऐसा माना जाता है कि लगभग 16 वर्षों तक इन्होंने शासन की बागडोर अपने हाथ में संभाली थी। गढ़कटंगा राज्य पर इन्होंने शासन किया था। गढ़कटंगा साम्राज्य की अगर बात करें तो नर्मदा घाटी का क्षेत्र है और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से भी उसमें शामिल हैं। गोंड जनजाति मध्य भारत की एक प्रमुख जनजाति है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अपनी परंपराओं के लिए जानी जाती है। साथ ही सरकार के अभिलेख जो कहते हैं, अभिलेखों के आधार पर इन्होंने ये बताया कि लगभग 16 वर्षों तक महारानी ने शासन किया था और राजकीय कार्यभार को संभाला था। अगला है, चर्चा में है अल्लाह बख्श और मेवाड़ी शैली की चित्रकला। अल्लाह बख्श और मेवाड़ी शैली की चित्रकला की चर्चा क्यों है तो देखते हैं। 17वीं सदी के अंत में मेवाड़ी लघु चित्रकार अल्लाह बख्श कौन थे ये? तो ये मेवाड़ी लघु चित्रकार थे, मेवाड़ के क्षेत्र के लघु चित्रकार थे और इन्होंने अपनी चित्रकला में महाभारत की व्याख्या को चित्रित किया। महाभारत जो महाकाव्य है उसकी व्याख्या को चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया और साथ ही वो अपने जटिल एवं आनंददायक प्रतिनिधित्व के लिए भी जाने जाते थे। अल्लाह बख्श की अगर बात करें तो अल्लाह बख्श 17वीं शताब्दी के अंत में उदयपुर के जो महाराजा जय सिंह हैं उनके द्वारा ये नियुक्त किए गए थे और उनके दरबारी चित्रकार थे, अर्थात उनके दरबार में रहकर ये चित्रकारी किया करते थे। अब देखिए, चित्रकारी एवं चित्रण की अगर बात करें, अल्लाह बख्श की चर्चा यहां हो रही है। चित्रकारी और चित्रण की बात करें तो इनके चित्रकारी में पात्रों की वेशभूषा हो गई, चाहे पृष्ठभूमि में वनस्पति, जीव, जादुई या रहस्यमय घटनाओं का वर्णन हुआ, ये सब कुछ देखने को मिलता है। और चित्रण को ये बहुत सावधानी पूर्वक करते हैं, अर्थात बहुत इनके चित्रण की अगर बात करें तो बहुत बारीक चित्रकारी इनकी होती है। ये लघु चित्र कवि और चित्रकार की मौखिक एवं दृश्य कल्पनाओं के बीच संवाद को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं तो इनके जो लघु चित्र होते हैं छोटे छोटे, ये जो भी कवि होगा वो चित्रकार की मौखिक और दृश्य कल्पना के बीच संवाद स्थापित करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही महाभारत का एक रमणीय प्रतिनिधित्व भी प्रस्तुत करते हैं। मतलब महाभारत की जो कथाएं हैं उनको चित्रों के माध्यम से ये इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि इनके चित्र ऐसा लगता है कि बोल रहे हैं। चित्रों के माध्यम से वो कथाएं अभिव्यक्त होती हैं। यह चित्रकला का एक अत्यधिक परिष्कृत और जटिल रूप माना जाता है जो इसके विस्तार, जीवंत रंगों और सूक्ष्म शिल्प कौशल के कारण यह विशिष्ट हो जाता है। अब देखें, मेवाड़ी जो शैली है उसकी जो लघु चित्रकला है, तो मेवाड़ चित्रकला 17वीं और 18वीं शताब्दी की है। यह भारतीय लघु चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है। यह राजस्थानी शैली की है, क्योंकि मेवाड़ नाम से ही स्पष्ट है, मेवाड़ी शैली राजस्थानी शैली की है और मेवाड़ राजस्थान राज्य की हिंदू रियासत में विकसित हुआ था, इसीलिए इसको मेवाड़ी लघु चित्रकला शैली भी कहा जाता है। लघु चित्रकला क्या होता है तो देखिए, लघु चित्रकला क्या होता है, इसमें लघु चित्र बनाए जाते हैं, छोटे चित्र होते हैं, रंगीन होते हैं, हस्त निर्मित चित्र होते हैं अर्थात हाथ से बनाए जाते हैं और आकार में बहुत छोटे होते हैं। इन चित्रों की उत्कृष्ट जो विशेषताएं होती हैं उसमें से एक है कि जो जटिल ब्रश वर्क है, अर्थात जो ब्रश से जो काम किया जाता है वो बहुत जटिल होता है, बहुत क्लिष्ट होता है और उसकी विशिष्ट पहचान इसकी यही होती है कि इसमें जो ब्रश वर्क है वो इसको विशेष पहचान दिलाता है। इन चित्रों में जो रंग होता है वो विभिन्न प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात इसमें बनावटी कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल नहीं होता है। और प्राकृतिक रंग का मतलब ही हुआ वो रंग चाहे सब्जियों से बना लिए गए, चाहे नील से बना लिया गया या कीमती पत्थरों को रगड़ के वो रंग प्राप्त किया गया, सोने चांदी से वो रंग प्राप्त किया गया, मतलब नेचुरल तरीके से जो कलर प्राप्त किया जाता है उस कलर के माध्यम से जो ब्रशिंग की जाती है उसके लिए ये लघु चित्रकला जानी जाती है। इन्हें कागज और कपड़े जैसी सामग्रियों पर चित्रित किया जाता है, मतलब इसको कागज पे भी बनाया जाएगा, कपड़े पे भी। बंगाल के पाल जो शासक है उनको भारत में लघु चित्रकला का अग्रणी माना जाता है, अर्थात पाल शासकों को लघु चित्रकला के संरक्षण देने में अग्रणी माना जाता है। लेकिन मुगल काल में जाके, मुगल शासन के दौरान ये अपने चरम पर पहुंच गई थी। पालों ने इसको आश्रय प्रश्रय दिया, लेकिन इसका जो चरम है वो हमको दिखाई देता है मुगलों के टाइम पर। लघु चित्रों की परंपरा को किशनगढ़, बूंदी, जयपुर, मेवाड़, मारवाड़ सहित विभिन्न राजस्थानी चित्रकला शाखा के कलाकारों ने आगे बढ़ाया। तो ये हम देख सकते हैं कि राजस्थान में लघु चित्रकला जो है वो काफी इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। अगला है छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघ नख, अर्थात बाघ का नाखून, जिसको बघनख भी कहा जाता है। ये चर्चा में क्यों रहा? तो देखिए, चर्चा में रहने का कारण यह है कि महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय ने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अस्त्र था बाघनख, शिवाजी महाराज इसको अपने साथ रखते थे, उसको
वापस लाने के लिए लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका मतलब ये कहाँ रखा है? लंदन के विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय में रखा है और उसके साथ समझौता किया गया है। किसके द्वारा? तो महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय ने यह समझौता किया है कि इसको वापस लाया जाए। अब इस समझौते ज्ञापन के माध्यम से क्या हुआ है? तो इस समझौते ज्ञापन के अनुसार इस प्राचीन हथियार को अर्थात बाघनक को 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष की अवधि के लिए यहां लाया जाएगा, अर्थात ऋण के रूप में यह कह के लाया जाएगा कि 3 वर्ष बाद इसको फिर से वापस किया जाएगा। तो महाराष्ट्र सरकार को यह सौंपा जाएगा और इस अवधि के दौरान इसे राज्य भर के जितने भी संग्रहालय हैं वहां पर इसको प्रदर्शित किया जाएगा। तो लंदन से फिलहाल 3 वर्ष के लिए ले आने के लिए जो समझौता ज्ञापन है उस पर हस्ताक्षर हुआ है, इसको प्रदर्शित किया जाएगा विभिन्न संग्रहालयों में। बाघनख की बात अगर करें तो यह बाघनख, जिसका शाब्दिक अर्थ है बाघ का पंजा, बाघ का नख या नाखून, ये एक विशिष्ट मध्यकालीन खंजर है, अर्थात मध्यकाल में इस प्रकार के खंजर का इस्तेमाल किया जाता था। यहां चित्र में आप देख सकते हैं, इसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में विशेष तौर पर किया जाता था। अब इस घातक हथियार में क्या होता था? तो एक दस्ताना होता था, उसमें एक छड़ से जुड़े 4-5 घुमावदार ब्लेड होते थे, जो कि ये आप देख रहे हैं, ये एक दस्ताने में जुड़े होते थे। इसको बघनक कहा जाता था क्योंकि ये देखने में बाघ के नाखून के जैसे होते थे। इससे व्यक्तिगत सुरक्षा भी की जाती थी और गुप्त तरीके से हमला करने के लिए इसको छुपा के रखते थे राजा महाराजा, कि अकेले में अगर उन पर हमला हो तो वो अपनी आत्मरक्षा कर सके। ऐसा ही हुआ था शिवाजी छत्रपति महाराज के केस में। देखेंगे आप, कोंकण क्षेत्र में जो शिवाजी की मजबूत पकड़ थी, उस अभियान को कमजोर करने के लिए वहां पर नियुक्त किया गया बीजापुर के सेनापति अफजल खान को। और अफजल खान ने से महाराज शिवाजी महाराज की एक बार ऐसी ही वार्ता हो रही थी जिसमें धोखे से उनको बुलाया गया था और ये कहा गया था कि आप अपना अस्त्र शस्त्र छोड़ कर आएंगे। वहां पर शिवाजी ये जानते थे, इनकी चाल को समझते थे, तो वो बाघनख को छुपा कर रखे थे और बाद में इसी बाघनख की सहायता से उन्होंने अपनी आत्मरक्षा न सिर्फ की बल्कि उसे भी मौत के घाट उतार दिया। तो इस प्रकार इस बघनक से, इस छोटे धातु के छल्ले से, इस कवच से उन्होंने अपनी रक्षा भी की और शत्रु को हताहत भी किया। तो शिवाजी महाराज की जहां तक बात है तो उनके जन्म को देख लेते हैं। 19 फरवरी 1630 में महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी के किले में हुआ था। ध्यान रखिएगा, शिवनेरी किले में उनका जन्म हुआ था। और बीजापुर सल्तनत के तहत पुणे और सूपा की जो जागीर रखने वाले मराठा सेनापति थे शाहजी भोसले, ये इनके पिता थे, सूपा की जागीर के स्वामी थे, ये भी ध्यान रखें आप। और एक धार्मिक महिला इनकी माताजी जीजाबाई थी, जिनका इनके व्यक्तित्व पर काफी प्रभाव था। तो ये इनके माता पिता थे और शिवाजी के जीवन पर इन दोनों ही लोगों का काफी प्रभाव था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनकी माता से ये ज्यादा प्रभावित थे। इन्होंने कई उपाधियां धारण की, उनके द्वारा छत्रपति, शाककारता, क्षत्रिय कुलवंत, हैंदव धर्मोद्धारक अर्थात हिंदू धर्मोद्धारक जैसी उपाधियां धारण की गई थी। आगे अगर देखें तो टोटो भाषा क्यों चर्चा में है, इसको देखिए। पश्चिम बंगाल में केवल 1600 व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली यह भाषा है, लेकिन फिर भी चर्चित है। क्यों है? क्योंकि यह विलुप्त होने के कगार पर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मात्र 1600 लोग पश्चिम बंगाल के एक विशेष क्षेत्र में इस भाषा को बोलते हैं। ये विलुप्त होने के कगार पर है। हालांकि इस भाषा को संरक्षित करने में सहायता के लिए टोटो शब्द संग्रह नाम का एक त्रिभाषी शब्दकोश तैयार किया गया है। त्रिभाषी शब्दकोश मतलब 3 भाषाओं का, जिसमें टोटो, बंगाली और अंग्रेजी, ये तीनों भाषा के शब्दकोश को मिला के ये शब्दकोश तैयार किया गया है। अब देखिए, 7 अक्टूबर 2023 को कोलकाता में इस शब्दकोश को जारी किया जाएगा, जिसको टोटो शब्द संग्रह के नाम से जाना जा रहा है, जो त्रिभाषा शब्द संग्रह है। टोटो भाषा की अगर बात करें तो ये एक चीनी तिब्बती भाषा है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। और भूटान की सीमा से लगे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में टोटो जनजाति, ये विशेष एक ट्राइब है टोटो जनजाति, इसी समुदाय के लोगों के द्वारा इस भाषा को बोला जाता है, इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को की अगर बात करें तो इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय भाषा के रूप में सूचीबद्ध करता है। इस लिहाज से इस भाषा की चर्चा हो रही है। अब देखिए, टोटो भाषा की अगर बात करें तो मुख्य रूप से ये मौखिक रूप से बोली जाती है। मौखिक रूप से बोले जाने का मतलब है कि मौखिक रूप से बोलने में तो इसका प्रचलन है, लेकिन इसकी कोई लिखित भाषा का कोई व्याकरण, इसकी लिपि, इस तरह की चीजें नहीं है। हालांकि इसके लिए प्रयास हुआ था। इस समुदाय के प्रमुख सदस्य पद्मश्री से सम्मानित थे, जिनका नाम था धनी राम टोटो। उन्होंने वर्ष 2015 में इसकी एक लिपि को विकसित करने का प्रयास किया था, इसकी एक लिपि विकसित की थी। हालांकि ज्यादातर व्यक्ति इसे या तो बंगाली लिपि में लिखते हैं या तो बंगाली भाषा में ही इसको लिखा जाता है। टोटो समुदाय की जहां तक बात है तो एक आदिम समुदाय है, जो कि एकांत जनजातीय समूह है। भारत के पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में
टोटोपारा नाम के एक स्थान पर एक विशेष इलाके में यह रहता है और यही लोग इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लगभग 1600 की इनकी तादाद है, चित्र में आप देख सकते हैं। और इस भाषा को अब थोड़ी सी गंभीर लुप्त प्राय श्रेणी में सम्मिलित किया गया। 2001 की जनगणना के अनुसार देखें तो इनकी जनसंख्या 2000 से कम, जो कि वही 1600 लगभग बताया गया वो है। और ये मंगोलायड लोगों के समूह से संबंधित माने जाते हैं। अंतर विवाह की प्रचलित इनके में प्रथा पाई जाती है। अंतर विवाह का मतलब कि ये अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं। हालांकि इसमें संयुक्त परिवार का होना दुर्लभ नहीं है। परिवार की अगर बात करें तो एकल परिवार है, लेकिन संयुक्त परिवार भी पाया जाता है। टोटो समुदाय में मोनोगेमी अर्थात एक विवाह की प्रथा है। विवाह को एक सामान्य रूप में यहाँ पर प्रचलित माना जाता है, लेकिन बहुविवाह भी निषिद्ध नहीं है। सामान्य रूप से एकल विवाह है, लेकिन बहुविवाह भी ऐसा नहीं कि एकदम मनाही है, वो विशेष स्थिति में यहाँ पर देखने को मिलता है। टोटो संस्कृति में तलाक की कोई प्रथा नहीं है। ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं जनजाति की। अगला है धोर्डो गांव, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब मिला है। इस लिहाज से धोर्डो गांव जो है चर्चा में है। अब देखिए, UNWTO अर्थात संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, इसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांवों की एक सूची जारी की गई और इस सूची में जो सर्वश्रेष्ठ गांव का खिताब है वो धोर्डो गांव को मिला है। इस लिहाज से यह चर्चा में है। ये कहां पर गांव स्थित है तो आप देखें, ये कच्छ जिले में, गुजरात का जो कच्छ जिला है। अब गुजरात का अगर आप मैप देखेंगे तो अगर इस पार्ट में ऐसे आप देखें गुजरात का मैप, तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है कच्छ है। कच्छ में ही धोर्डो गांव है और वहां पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में इसको चुना गया है, धोर्डो गांव को, इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। धोर्डो गांव की अगर बात करें तो यहाँ पे एक उत्सव मनाया जाता है जिसको वार्षिक रण उत्सव कहते हैं। उसकी ये मेजबानी करता है गांव, इसलिए ये जाना जाता है। इस उत्सव के माध्यम से यहाँ की जो पारंपरिक कला है, संगीत है, यहाँ का शिल्प है, उसको प्रदर्शित करने का काम किया जाता है। साथ ही धोर्डो गांव के साथ दुनिया भर के कई अन्य गांवों को भी इस संस्था ने अर्थात UNWTO के द्वारा उसने ये खिताब दिया है। इसमें टॉप पे ये गांव माना गया है, धोर्डो गांव माना गया है। बता दें कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली जो सतत पर्यटन विकास है उसको बढ़ावा देने के लिए UNWTO ने 2021 से गांवों को इस प्रकार का खिताब देना, इस प्रकार की मान्यता देना शुरू किया है, ताकि इससे जो सतत पर्यटन विकास है उसको बढ़ावा दिया जा सके। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन जो यह खिताब देता है अर्थात UNWTO, इसके बारे में कुछ तथ्यों पर हम जरा नजर डालते हैं। तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ही है कि सतत विकास के लिए पर्यटन को बढ़ावा देना। अब आप देख लें कि जो UNWTO है ये गांवों का मूल्यांकन करता है और 9 प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत इन गांवों को का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें क्या देखा जाता है? इसमें वहां की सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों पर ध्यान दिया जाता है। साथ ही देखते हैं सांस्कृतिक संसाधनों का प्रचार और संरक्षण, आर्थिक और सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता और पर्यटन विकास आदि ये क्षेत्र इसमें शामिल हैं। इसी प्रकार के 9 क्षेत्रों के आधार पर इसका मूल्यांकन यह संस्था करता है। अगला है तमिलनाडु में ओधुवर। ओधुवर चर्चा में क्यों है इसको देख लेते हैं। तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने 15 ओधुवरों, जिसमें से 5 महिलाएं शामिल हैं, इनको नियुक्ति के आदेश दिए हैं। ये ओधुवर क्या है भाई, कैसी नियुक्ति का आदेश दिया गया है? तो देखिए, विशेष रूप से चेन्नई के शिव मंदिरों में भजन और स्तुति गाकर देवी देवताओं की पूजा वंदना करने के लिए इनको नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? 15 ओधुवर लोगों को नियुक्त किया गया है, जिसमें से 5 ओधुवर महिलाएं भी शामिल हैं। ये क्या करेंगे? तो ये चेन्नई में जो शैव मंदिर हैं उन मंदिरों में जाकर स्तुति गायन का काम करेंगे। अब तमिलनाडु में ओधुवर की अगर बात कर लें तो ये तमिलनाडु के हिंदू मंदिरों में भजन गायन करते हैं और ये ध्यान रखना है कि ये लोग पुजारी नहीं है, ये सिर्फ भजन और गायन करने का काम करते हैं, पूजा पाठ का काम ये नहीं करते हैं। और मुख्य कार्य क्या है? तो जो भी शैव मंदिर है उसमें भगवान शिव की स्तुति करने का काम ये करते हैं। इस समुदाय के लोग वहां जाते हैं, भगवान शिव की स्तुति करेंगे, गीत गाएंगे, भजन कहेंगे। और थिरुमुराई भजन संग्रह अर्थात थिरुमुराई ये भजन संग्रह है यहाँ का, तमिलनाडु का, उसी संग्रह में से जो भजन है उन भजनों को गाने का ये काम करते हैं। और ये पवित्र गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति इनको नहीं होती है। ये बेसिकली वहां के निम्न समुदाय से संबंधित होते हैं, वहां पर अंदर गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं है, लेकिन वहां जाकर भजन और स्तुति गाने का काम ये करते हैं। ओधुवर परंपरा की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, इसकी शुरुआत प्राचीन काल से हुई थी। विशेष रूप से आप देखेंगे ओधुवर की यहाँ परंपरा तो भक्ति आंदोलन जो है उसकी शुरुआत से ही इसकी मान्यता का पता चलता है। तमिलनाडु में जब आप देखेंगे तो 6वीं और 9वीं शताब्दी के बीच भी अच्छी तरह से ये परंपरा विकसित हो चुकी थी। साथ ही इस अवधि के दौरान अलवार और नैनार के नाम से प्रचलित जो संत थे, अलवार और नैनार, नैनार जैसा जानते हैं जो शैव थे, अलवार अर्थात जो वैष्णव थे,
तो इन संत परंपरा के जो कवि थे वो क्रमशः भगवान विष्णु और भगवान शिव की स्तुति में भजनों के रूप में भक्ति काव्य की रचना किए। और ये समुदाय जो था, ओधुवर जो लोग थे, वो इस समृद्ध संगीत को भक्ति विरासत के संरक्षण के रूप में इसको गाते थे, इसकी स्तुति करते थे। और ये परंपरा आप देख रहे हैं कि 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच इसके उल्लेख मिल रहे हैं। वर्तमान संदर्भ में देखें तो ओधुवरों की प्रासंगिकता क्या है, तो इनका धार्मिक महत्व क्या है उसको देख लें। दरअसल तमिलनाडु के जो मंदिर हैं उसमें दैनिक महोत्सव होते हैं, मतलब रोज कोई अगर महोत्सव कोई आयोजन हो रहा है, उस अनुष्ठान में ओधुवर लोगों का काफी महत्व है। लोग उनको हायर करते हैं वहां पर गीत संगीत स्तुति गाने के लिए। फिर थेवरम और थिरुवसागम ये 2 प्राचीन तमिल ग्रंथ हैं और ये भगवान शिव के भजन और स्तुतियों का संकलन है। कौन कौन से? थेवरम और थिरुवसागम। और इन्हीं संग्रहों से शिव भजन और स्तुतियों का जो संकलन है, इन गीतों के गायन का प्राचीन काल से ओधुवर लोग यहां से इस संकलन से गीत भजन लेकर गाते रहे हैं, ये इसका साक्ष्य मिलता है, इसका प्रमाण मिलता है। साथ ही सामुदायिक जुड़ाव की अगर बात कर लें तो देखिए, ओधुवर जो है वो एक बहिष्कृत समुदाय से संबंधित लोग होते हैं और मंदिरों में जब जाकर इस प्रकार की भूमिका निभाते हैं तो एक प्रकार के सामुदायिक जुड़ाव का ये प्रतीक होते हैं, एक प्रकार के सामुदायिक जुड़ाव का ये संदेश देते हैं। इसके अतिरिक्त देखें, उनका जो प्रदर्शन होता है वो स्थानीय समुदाय को एकजुट करने के लिए, एकता और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने के लिए भी एक अच्छा सिंबल है, एक अच्छा संकेत है, इसका भी प्रतीक माना जाता है। तमिल भाषा का भी संरक्षण होता है। तमिल भाषा के संरक्षण में ये जो स्तुतियां ये लोग गाते हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो तमिल भाषा है उसका भी संरक्षण हो रहा है। भक्ति भावना को प्रोत्साहन मिल ही रहा है, क्योंकि इनके द्वारा जो गीत संगीत जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो भक्ति के ही संगीत होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद पुरी जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार अभी हाल ही में चर्चा में रहा। ये क्यों चर्चा में रहा? तो आप जानते हैं कि पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ टेम्पल है, उसमें जो रत्नों का एक भंडार है, वो भंडार जो है उसको लेकर कुछ चर्चा रही। क्या रही देख लेते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर में जो रत्न भंडार है, जो खजाना कक्ष है, उसको खोलने की मांग बार बार हो रही है, काफी जोर पकड़ रही है। दरअसल मंदिर के रत्न भंडार वाले कक्ष का ताला 3 दशकों से खोला नहीं गया है, काफी लंबे समय से वो ताला बंद है। तो ऐसा अनुमान लोग लगा रहे हैं कि इस जो अंदर ताला बंद है उसमें जो खजाना रखा है, जो रत्न रखा है, वो सुरक्षित है या ना है, उसके सुरक्षा को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं और इसलिए इस ताले को खोलने की डिमांड बार बार जोर पकड़ रही है। अब जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की अगर बात करें तो 12वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर है और इसमें रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के बहुमूल्य आभूषण संग्रहित हैं, वहां पर इकट्ठे हैं, रखे गए हैं, जो कि वर्षों से अनुयायियों और पूर्व राजाओं द्वारा उपहार में दिए गए हैं। तो ये जितने आभूषण है, रत्न भंडार हैं, इस भंडार के लिए 2 कक्ष यहां पर है। एक भीतरी भंडार कक्ष है जो आंतरिक कक्ष है और एक बाह्य भंडार है जो बाहरी कक्ष है। तो देखिए, जो बाहरी कक्ष है वो तो खुलता है, लेकिन जो भीतरी कक्ष की अगर बात करें तो वो कई वर्षों से नहीं खुला है और इसी आंतरिक कक्ष को, जो कि 38 वर्षों से नहीं खोला गया है, उसको खोलने की मांग की जा रही है और यही इसको चर्चा के केंद्र में लाती है। रत्न भंडार को खोलने की मांग में क्या हो रहा है कि कक्ष की संरचनात्मक स्थिरता के बारे में लोग चिंतित हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें स्ट्रक्चरल चेंज आ गया, कुछ दरारें पड़ गई या वो खजाना ही नष्ट हो रहा हो। तो इसको लेके कुछ चिंता हो रही है। मंदिर के संरक्षण का कार्य हो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसका संरक्षण कर रहा है, लेकिन ये चिंता व्यक्त की जा रही है कि उस खजाने को देखने की आवश्यकता है। साथ ही ये लोग इसके मरम्मत की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा दीवारों में दरारों की जो है वो आशंका है ही, फिर संग्रहित जो मूल्यवान आभूषण है उनको क्षति न पहुंच जाए, इस लिहाज से यह डिमांड की जा रही है। बात जगन्नाथ मंदिर की अगर होगी तो जगन्नाथ मंदिर जो कि पूरी उड़ीसा में स्थित है, आपको पता है यह एक भव्य मंदिर है जो कि भगवान जगन्नाथ के साथ साथ उनके जो ज्येष्ठ भ्राता है अर्थात जो बड़े भाई हैं भगवान बलभद्र और उनकी जो अनुजा है, छोटी बहन है देवी सुभद्रा, इनको समर्पित है। तो किसको किसको समर्पित है? भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, भगवान बलभद्र जो उनके बड़े भाई हैं और छोटी जो उनकी बहन है देवी सुभद्रा, इन तीनों लोगों को समर्पित है जगन्नाथ टेम्पल। और 12वीं शताब्दी में गंग राजवंश के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। अनंत वर्मन चोड गंग देव के द्वारा इसका निर्माण हुआ है और इसको व्हाइट पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अन्य तथ्य है, आप याद रखेंगे। और साथ ही जो 4 धाम की जो परिकल्पना है, भारत में 4 धाम जो है उनमें से एक धाम जगन्नाथ मंदिर भी माना जाता है। कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें कि विशिष्ट घुमावदार मीनारें, जटिल नक्काशी और अलंकृत मूर्तियां यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। अन्य है, अगला है कि बतुकम्म महोत्सव। ये महोत्सव कैसा है? तो बेसिकली जो बतुकम्म महोत्सव है ये फूलों से मनाया जाने वाला एक त्योहार है, एक उत्सव है।
ये उत्सव क्यों चर्चा में रहा? तो देखिए, फूलों का ये 9 दिवसीय वार्षिक उत्सव है, अर्थात एक वर्ष में मनाया जाता है, 9 दिन तक चलता है। ये इसको बतुकम्म कहा जाता है। कहाँ मनाया जाता है, किस स्टेट में मनाया जाता है? तो भारत में जो तेलंगाना है राज्य है, वहां पर ये पूरे हर्षोल्लास के साथ ये मनाया जाता है। और कौन मनाता है? तो इस राज्य की महिलाओं के द्वारा इसका आयोजन होता है। राज्य की महिलाएं इसको काफी हर्ष और उल्लास के साथ इसको मनाती हैं। इसमें क्या होता है, जो स्थानीय स्तर के जो फूल होते हैं, उन फूलों के माध्यम से यहाँ पर एक रंगीन पुष्पों को लेकर ये सेलिब्रेशन होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ के स्थानीय स्तर के सारे फूलों को यहाँ पर सुसज्जित किया गया है, उसको प्रदर्शित किया जा रहा है। बेसिकली ये त्योहार क्या होता है, मानसून जब आता है दक्षिण भारत में, तो उसकी शुरुआत के साथ ही इस त्योहार की भी शुरुआत होती है। और इसी दौरान क्या होता है कि जब मानसून आता है तो तालाब में पानी भर जाता है, जगह जगह जल के जो स्रोत होते हैं वो काफी समृद्ध हो जाते हैं जल से, और ऐसे समय में फूल जो होते हैं वो जल को पाके खिल जाते हैं, पत्तियां खिल जाती हैं। तो ये एक ऐसे समय पर यह सेलिब्रेट किया जाता है जब मानसून का आगमन होता है। इसमें आप देखेंगे गुनुका, टांगेदु, बंती और नंदी वर्धनम जैसे स्थानीय फूलों का इसमें उपयोग किया जाता है, अर्थात ये वहां के जो स्थानीय फूल हैं इनका वहां पर बहुतायत उपयोग होता है। ये त्योहार सदुल्ला बतुक्कम अर्थात बतुक्कम उत्सव का जो भव्य समापन होता है से 1 सप्ताह पूर्व शुरू होता है तथा दशहरे से 2 दिन पूर्व तक मनाया जाता है। और प्रत्येक हिंदू कैलेंडर के तेलुगु संस्करण के अनुसार भाद्रपद अमावस्या को यह शुरू होता है और नवरात्रि के 9 दिनों तक ये चलता है, अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आप देखेंगे तो ये था आज के इस हमारे एपिसोड में अद्यतन जो हमारे कला और संस्कृति खंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ थे। अगले खंड में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण संदर्भों के साथ फिर उपस्थित होंगे। उम्मीद है आपको ये सेशन आपके लिए लाभदायक होगा, आपकी तैयारी को धार देगा। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।